गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल बायो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है oogenesis, अंडजनन। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मैं दिवाकर प्रसाद पेनुली, लेक्चरर बायोलॉजी, GIC बॉन पंजाला उत्तरकाशी, 20 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, आपके बीच में बिना किसी लेट लतीफ़ के आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अंडजनन की। अंडजनन, oogenesis क्या है? आप जानते हैं कि ओवा के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, जो कहाँ होती है? ओवरी में होती है, अंडाशय में होती है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। अंडजनन और युग्मक जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। फीमेल में oogenesis और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक अगला जो है oogenesis की जो हमारी प्रक्रिया है, oogenesis की प्रक्रिया में क्या होता है कि oogenesis की प्रक्रिया में अंडजनन की जो क्रिया है वो स्त्री के भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखने लायक चीज़ है कि जब फीमेल बेबी अपने माँ के यूटेरस में होता है, ऊम में होता है, गर्भाशय में होता है, तो उस समय ही स्त्री के उस भ्रूण में ओवरी बनने शुरू हो जाती है। और ओवरी बनने का जो प्रक्रिया है ये लगभग होती है 11 से लेकर के 12 सप्ताह में। 11 से लेकर के 12 सप्ताह की अवस्था में इसमें जो है ओवरी बननी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि ओवरी बनने की प्रक्रिया में इसमें क्या होता है, oogonia कोशिकाएं बनने लगती है, जो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा समसूत्री विभाजन कर अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश कर जाती है। परंतु इस अवस्था में इनका विकास रुक जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में कहाँ तक जाती है और किस स्टेज तक जाती है, और तब तक रुका रहता है जब तक स्त्री जन्म के पश्चात उसमें प्यूबर्टी तक वो पहुँच न जाए। अर्थात जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है, तब जा कर के उसमें जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ओके, अंडजनन की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। क्या क्या चरण हैं इसमें देखेंगे आप कि यौवनावस्था में पहुंचने के पश्चात अंडजनन की प्रक्रिया निम्न चरण में होती है, जब यौवनावस्था हो जाती है। अभी हमने जो गर्भाशय वाली अवस्था उसकी चर्चा अभी करेंगे। एक तो है गुणन प्रवावस्था, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है आपकी मैच्योरेशन फेज। अब ये दोनों भाषाओं में पढ़ना हमको जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम होने जा रहा है, तो हम दोनों बाइलिंगुअल भाषा में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, जहाँ गुणन प्रवस्था में क्या होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है। और वृद्धि प्रवस्था मतलब ग्रोथ फेज, जहाँ इसके आकार में वृद्धि होती है। और तीसरी है मैच्योरेशन फेज, जिसमें जो है ये परिपक्व हो जाते हैं। अभी देखो oogenesis क्या है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ओवरी बनने की प्रक्रिया जब फीमेल बेबी गर्भ में होता है तो 11 से 12 सप्ताह में अंडाशय बन जाते हैं। जो कि अब इसमें जो अंडाशय जब बन जाते हैं, इस अंडाशय में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल का निर्माण यॉक सैक में होता है, और यॉक सैक से ये मूव कर करके ओवरी में आ जाते हैं। ये प्रश्न जो है फ्रेम होता है एज ए नीट के लिए क्वेश्चन फ्रेम होता है मोस्टली। ये उत्तराखंड बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन नीट के बेसिस पर ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। दूसरा है आपका कि जो प्रीमोर्डियल PGCS में यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में लगातार माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप
ओगोनिया बनते हैं जो 2n इन नंबर होते हैं। जो मैं अभी पिछले स्लाइड में बात कर रहा था कि अभी हम बात करेंगे कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने के पश्चात उसमें ओगोनिया बनते हैं। ओगोनिया का सिंगुलर नंबर होता है ओगोनियम, ओ डबल डबल ओ जी ओ एन आई एन यू एम, ओगोनियम। ये सिंगुलर ओगोनियम होता है। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा जब हमने ओवरी को पढ़ा है तो ओवरी में हमने सबसे बाहर वाला जो लेयर था उस बाहर वाले लेयर को बोला था हमने जर्मिनल एपिथेलियम। जब हमने ओवरी का जो ये बाहर वाला सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर था इसको बोला था हमने जर्मिनल एपिथेलियम। बेसिकली ये जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होता है, इसको हम कह सकते हैं सरफेस एपिथेलियम, क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए नहीं है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं ये माइग्रेट हो योग सेक्स से माइग्रेट होकर के ओवरी में आते हैं। ओके, दूसरा है जो फॉलिकल का निर्माण है। फॉलिकल क्या होते हैं? फॉलिकल उसे कहते हैं कि एन oocytes सराउंडेड बाय ग्रैनुलेसा सेल्स। ग्रैनुलेसा सेल्स के द्वारा जो oocyte सराउंडेड होता है उसको इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं क्या? फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स है, इसके बाहर इसके बाहर जो ग्रैनुलेसा सेल्स हैं, ग्रैनुलेसा से सराउंडेड है, तो इसको बोले हम फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे? फॉलिकल। ऊगोनियम देखिए आप, ऊगोनियम जो किस में बनते हैं? सबसे पहले ये उस समय गर्भावस्था में बन जाते हैं, और जब बच्चा गर्भ में होता है, जब फीमेल बेबी गर्भ में हो जाता है उस समय ऊगोनियम का निर्माण हो जाता है। ऊगोनियम का निर्माण होकर के क्या होता है? माइटोसिस होकर के ये ऊगोनिया बनाते हैं। बहुत सारे ऊगोनिया बन जाते हैं, लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास ऊगोनिया बन जाते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है और प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocytes में मियोसिस डिवीजन जब होता है तो मियोसिस डिवीजन होकर के इसमें सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके साथ साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। आपको पता है कि मियोसिस जब डिवीजन होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो एक सेल्स होती हैं, जिस सेल से ओवा का निर्माण होता है या सेकेंडरी फॉलिकल बनना होता है, वो साइज में बड़ी होती है, और दूसरी पोलर बॉडी क्या होती है? एक बड़ा और एक बहुत छोटी आकार बनता है, जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी में यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। ये पोलर बॉडी या तो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, इसको फैगोसाइट खा जाते हैं और एक साथ समाप्त हो जाता है, या अगर ये ओवुलेशन जब होता है, जब सेकेंडरी oocytes जब आप जानते हैं कि LH का जब सर्ज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकलेगा, तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा तो जब ओवा निकलेगा तो ये सेकेंडरी जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये भी फिम्बरी के द्वारा कैच करके जो है फॉलोपियन ट्यूब में चला जाते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होने के बाद जब ये फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलर बॉडी है ये फिर से जो है डिवाइड होकर के सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाते हैं, और ये अपने आप डीजनरेट होकर के खत्म हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए कि जो सेकेंडरी oocytes है हमारा है, उस सेकेंडरी oocytes यदि उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर जो है यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यदि इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या बनेगा? ओवम का निर्माण करेगा। यदि इसको स्पर्म मिल गया तो स्पर्म मिल गया तो ये ओवम का निर्माण करेगा, और यदि स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप डीजनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक कंप्लीट हो गया? कोई डाउट है? एक मैंने हल्का सा फ्लो चार्ट आपको बता रखा है कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। ओके, एक महत्वपूर्ण ये स्लाइड है, इस स्लाइड को आप देखिए। इसमें से मुझे लगता है कि नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड को स्पेशली बनाया आपके लिए कि जन्म से पहले जितने भी oocytes होते हैं वो oocyte की मियोसिस जो होती है वो अरेस्टेड हो जाती है। अरेस्टेड का मतलब रुक जाती है मियोसिस, और किस स्टेज में रुकती है? डिप्लोटीन स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द ये किसके पर्पज का है? नीट के पर्पज का है क्वेश्चन से। नीट में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नीट में
ये क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि इसकी जो अरेस्टेड स्टेज होती है वो मियोसिस मियोसिस जो अरेस्टेड होती है वो डिप्लोटीन स्टेज में होती है। और इन oocytes को क्या कहते हैं? डिक्टिएट oocyte कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन oocytes को, जो oocytes यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में बस इनकी जो है जो डिवीजन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिक्टिएट oocytes। यह फीमेल बेबी के ओवरी में होती है। जो फीमेल बेबी है जब वो कहाँ होता है? गर्भ में होता है। ये स्टेज वहाँ तक हो जाती है। अब इसके जो डिक्टिएट oocytes हैं, जो डिप्लोटीन स्टेज में रुके हुए हैं, जन्म के बाद उसकी दोनों ओवरी में डिक्टिएट oocytes होते हैं। और ये इनकी संख्या लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास होती है। और ये मियोसिस को तब कंप्लीट करते हैं जब फीमेल बेबी प्यूबर्टी में आएगी, जब उसमें जो है हार्मोनल डेवलपमेंट होंगे, जब उसमें हार्मोन्स का एलएच का और एफएसएच का सीक्रेशन होगा, और तो तब जाकर के जो है ये जो रिज्यूम करेगी, ये मियोसिस रिज्यूम करेगी। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसके अंदर पाए जाने वाला डिक्टिएट oocyte अपने मियोसिस को ओवुलेशन के ठीक पहले रिज्यूम करता है। और ओवुलेशन से ठीक पहले रिज्यूम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है दैट इज द LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। दोबारा से फिर से मियोसिस, अब क्या होगा? जैसे ही इसमें जो है मियोसिस रिज्यूम हो जाती है, मियोसिस स्टेज शुरू हो जाती है, दोबारा से फिर मियोसिस अरेस्ट हो जाती है। किसमें? मेटाफेज 2 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है किस जो है। एक बार जो मैं एक बार पेन ले लूँ प्लीज़। ओके, ज़रा वेट करिए आप। स्लाइड कहाँ गई होगी? ये है स्लाइड। जरा कलम ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो दोबारा जो है ओवरी में जो कहाँ पर बात कर रहा था मैं कि हाँ, ओवुलेशन से ठीक पहले ये जो है रिज्यूम कर जाता है। दोबारा फिर से मियोसिस अरेस्ट हो जाती है और मेटाफेज 2 में, कहाँ? जब मेटाफेज 2 होता है दोबारा क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है स्टेज, और सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हो जाता है। अब आप देखिए कि ओवुलेशन की प्रक्रिया में ओवा रिलीज नहीं होता है, कभी भी याद रखिएगा, ओवा रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसको अंडोत्सर्ग भी कहते हैं, ओवुलेशंस कहते हैं। ठीक है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, न कि ओवम। मेटाफेज सेकेंड तब कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाफेज सेकेंड तब कंप्लीट होगा यदि सेकेंडरी oocytes फॉलोपियन ट्यूब में जाकर के उसकी तुम्बिका में बाहर से स्पर्म आकर के उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। समझ गए? ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट देखेंगे, oogenesis की प्रक्रिया को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए आप अगर देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द ओवरीज। देखिए आपके ओगोनियम है, 2n नंबर है, मियोसिस हो गया, प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन के बाद एक सेकेंडरी oocyte बना, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना। मैंने जैसे आपको बताया था, सेकेंडरी oocyte साइज में बड़ा है। और इस साइज में बड़ा क्यों है? क्योंकि जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी नरिशमेंट है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पर्म आएगा, स्पर्म के साथ क्या होगा? स्पर्म के साथ उसका डीएनए होगा, और कुछ भी नहीं होगा। उसका हेड, उसका जो है एक्रोसोम होता है, हेड है आपका, और टेल है। तो उसमें जो है कोई भी नरिशमेंट के लिए कुछ भी नहीं होगा, केवल वो अपना डीएनए, मेल का डीएनए लेकर के आएगा। लेकिन जो ये oocytes हैं, इस oocytes के अंदर पूरा उसके लिए नरिशमेंट भी होगा और साइटोप्लाज्म भी आदि होगा। जो फर्स्ट से पोलर बॉडी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आपको कि हम जानते हैं कि मियोसिस की प्रक्रिया में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल जब यहाँ पर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है तो एक पोलर बॉडी बन रहा है। तो ये पोलर बॉडी साइज में भी छोटे हैं, ये पोलर बॉडी क्या है? साइज में क्या है? साइज में छोटा है, बहुत छोटा है। और क्या है? ये जो है धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाता है। अब ये क्या है? ये जो है एक विकास की चरण का एक प्रक्रिया का एक अंग है। क्योंकि जब
ह्यूमन बीइंग में बाइपेडल लोकोमोशन है। बाइपेडल लोकोमोशन होने के कारण से ह्यूमंस का जो यूटेरस है वो मल्टीपल उसको प्रेगनेंसी को नहीं धारण कर सकता है। या अगर मान लीजिए 4 सेकेंडरी oocyte बनते तो चारों के चारों फ्यूज होने की संभावना थी, तो 4 जो है क्वाड्रिपेडल प्रेगनेंसी ह्यूमन बींग्स नहीं धारण कर सकता है, क्योंकि उसका यूटेरस इस ढंग से डिजाइन है कि वो बाइपेडल लोकोमोशन के कारण से एक से अधिक प्रेगनेंसी को धारण करना उसको मिसकैरेज हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट ये पोलर बॉडी है ये साइज में छोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके डिजनरेट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जब स्पर्म मिलेगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और ओवम बना, ओवम से आपका जाइगोट बना। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि डिप्लोटीन अवस्था जो होती है जिसको अर्स्टेड स्टेज भी कहते हैं, इट बीइंग इन ए फीमेल बिफोर दे आर इवन बॉर्न ड्यूरिंग दियर एंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जो है डिक्टिएट oocytes जो मैंने अभी आपको बताया कि डिक्टिएट oocyte कैसे कहते हैं इसको। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत जो है हमने दिखा रखा है। ये पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरे यहाँ जो है आपको PDF के रूप में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम अपने बोर्ड परीक्षा के हिसाब से थोड़ा सा बात करते हैं कि क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि गुणन प्रवस्था किसे। अब हम ये फेज की बात कर रहे हैं कि ये फेज जो oogenesis के जो फेजेज हैं, सबसे पहले गुणन प्रावस्था है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। इस फेज में मात्र युग्मक कोशिकाएं या अंडजननी या oogonia समसूत्री विभाजन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्योंकि इस अवस्था में oogonioं की संख्या में वृद्धि होती है, oogonia नंबर्स oogonia में चेंज हो जाते हैं। oogonia मैंने जैसे बताया था सिंगुलर है, oogonia में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का मतलब है कि इसके साइज में, आकार में वृद्धि होती है। तो देखिए आप कि शुक्र जनन की तुलना में ये जो है बहुत लंबी है। इस अवस्था में oogonia अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हो पाता है। इस अवस्था में अंड कोशिका को प्राइमरी oocytes कहते हैं और यह डिप्लॉयड होता है। जो मैंने अभी बताया है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। प्राथमिक अंडक के चारों ओर कुछ द्विगुणित पुटक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको जो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से घिरी हुई प्राथमिक अंडक की इस पूर्ण संरचना को प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया आपको फॉलिकल किसे कहते हैं। oocytes जो हमारा है, प्राइमरी oocytes है, उसके अंदर मैंने आपको जैसे अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि देखिए आप ये oocyte है और इसके बाहर जो ये इस प्रकार की संरचना है, ये बनने के कारण से जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, इसके कारण से ये प्राइमरी फॉलिकल इसको कहते हैं। अब इसकी स्टेज क्या होगी, प्राइमरी फॉलिकल की हो गई। ठीक है, अनेक जो प्राइमरी फॉलिकल हैं ये स्त्री के जन्म से लेकर के यौवनावस्था तक आते आते नष्ट हो जाते हैं और यौवनावस्था में इनकी संख्या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है स्त्रियों में, बालिकाओं में, तो इनकी संख्या लगभग 60,000 से 80,000 तक बचती है। और ये 60,000 और 80,000 सारे के सारे, जो 60,000 हमने अभी कहा, ये 60,000 के 60,000 या 80,000 के 80,000 से पूरे सेकेंडरी oocytes नहीं बनेंगे, इससे सारे ओवा नहीं बनेंगे। क्योंकि ये क्या होगी, देखिए आप सामान्यतः देखिए आप कि 10 वर्ष में मान लीजिए किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुआ और लगभग 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई, तो इनका रिप्रोडक्टिव एज कितनी हो गई, 35 साल। 35 साल में ऑन एवरेज यदि एक वर्ष में एक ओवा भी, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, और वैसे 28 दिन भी इसलिए है कि अगर हम इसको जो है व्यावहारिक रूप से पढ़ते हैं तो ये 28 दिन का एक साइकिल माना जाता है, लेकिन बेसिकली ये वैरी करता है। कुछ महिलाओं में ये 35 दिन का होता है, कुछ में 30 दिन का होता है, कुछ में 25 दिन का होता है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। तो एक साल में 12 जो हमारे वो हैं, क्या नाम इसका, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, 12 प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बनेंगे, सेकेंडरी oocytes में बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे।
तो 40 साल में कितने कितने हो गए? लगभग अगर मान के चलें कि 400 से लेकर के 450 ही 450 तक ही 450 तक ही एक सेकंड। तो पूरे रिप्रोडक्टिव एज में 400 से उन्होंने एवरेज 400 से लेकर के 450 तक जो है सेकेंडरी जो फॉलिकल्स हैं, oocytes जिनको कहते हैं, वो एक महिला बना सकती है, लेकिन इतने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। तो ये जो है एक वो था, जानकारी थी आपके लिए। अगर हम देखेंगे वृद्धि अवस्था में क्या होता है कि जो प्राथमिक जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसके चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एक प्रकार का जो है चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अधिक वृद्धि करता है और अपने स्तर को मोटा कर लेता है। अब यह अवस्था सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाती है। द्वितीय सेकेंडरी जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज होते हैं, जिसमें जो है प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक गुहा का निर्माण होता है। जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो मैंने कहा था इसको कैविटी ऑफ एंट्रम। इसके चारों ओर स्थित मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का एक जो है लेयर होता है, जो थीका लेयर दो भागों में विभाजित होती है। इसको बोलते हैं आउटर थीका और आंतरिक प्रवरक स्तर, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रवरक स्तर। देखिए अभी हम यहाँ पर थे, ये है आपका आंतरिक प्रवरक स्तर कहते हैं। बाह्य प्रवरक आउटर थीका और इनर थीका, इस पूर्ण संरचना को तृतीयक पुटक कहते हैं। अगली जो अवस्था है वृद्धि अवस्था के बाद परिपक्व अवस्था में तृतीय पुटक जैसे ही परिपक्व स्टेज में प्रवेश करता है उसमें उपस्थित जो है प्राथमिक अंडक का आकार बढ़ने लगता है और इसी समय में इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा होता है। यह असमान और न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन होता है। इसके फलस्वरूप एक बड़े आकार का सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको कि पोलर बॉडी बनती है और एक जो है सेकेंडरी oocyte बनता है। जो परिपक्व अवस्था में क्या होता है, जो तृतीय पुटक जैसे ही परिपक्व मैचुरेशन फेज में जो आकार के प्रथम जो फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करता है, दोनों आकार में भिन्न होते हैं परंतु दोनों अगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, परंतु द्वितीयक अंडक में पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जो बात मैं पहले कह चुका हूँ आपको, क्योंकि इसे निषेचन के समय एम्ब्रियो का निर्माण करना होता है। जो है तृतीय पुटक में कुछ परिवर्तन होते हैं। इसमें द्वितीयक अंडक के चारों ओर एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट आवरण बनता है, जिसे जोना पैलुसिडा या अंडावरण कहते हैं। इनके चारों ओर पुटक कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और यह अंडक जो है, यह द्वितीयक अंडक जर्म हिल जिसको है डिस्कस प्रोलिजेरस का कहते हैं, की सहायता से एंट्रम में जो गुहा कैविटी होती है उसमें लटका होता है। इस पूर्ण परिपक्व पुटिका को परिपक्व ग्राफियन पुटिका या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। मैचुरेशन फेज में है। इसके पश्चात ग्राफियन पुटिका फट जाती है। जब एलएच का सर्ज होता है तो एलएच ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैंने आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब बताया था, तो उसके कारण से जो है ग्राफियन पुटिका फट जाती है और द्वितीयक अंडक जो है उससे अलग हो जाता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, उसका आंसर यही है। द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड निषेचन से तुरंत पहले होता है। आप देखिए, आप ये oogenesis की कुछ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है जिसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है
कि किस प्रकार से जो है oogenesis होता है अंड जनन कोशिका का। ये 2n नंबर होते हैं। ये पहले मियोटिक डिवीजन के द्वारा ये संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, जिसको ओगोनिया कहते हैं, जो कि कहाँ हो जाता है, आपका गर्भावस्था में हो जाता है। उसके बाद अगली अवस्था जो होती है जिसको बोलते हैं, इसमें इसको वृद्धि अवस्था भी बोलते हैं। देखिए वृद्धि अवस्था में क्या होती है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। ग्रोथ फेज में इसका आकार बड़ा हो जाता है और आकार बड़ा होने के बाद जो है क्या बनते हैं, इस प्रकार से ये है एक द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है और पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसमें मैंने डिटेल सब आपको बता रखी है, आपके पास जो है आपकी PDF के रूप में भी आपको मिल जाएगी। ये oogenesis की प्रक्रिया के में आगे वाला स्टेज बता रखी है। ये पूरा oogenesis जो है एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, केवल रेखा चित्र के द्वारा अंड जनन और शुक्र जनन को केवल रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। ये oogenesis की मैंने दिखा रखा है, जो मैंने ओगोनियम से, ओगोनियम जो है प्राइमरी oocytes बनते हैं, 2n नंबर होते हैं। मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन होता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं। सेकेंडरी oocytes में जो है क्या होता है, सेकेंडरी oocytes जब जो है ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन करके ओवम बनाता है। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपके लिए है। थैंक यू फॉर वाचिंग। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा मैंने जल्दीबाजी भी की है। यदि कोई बात समझ में नहीं आएगी तो अगले वीडियो में इसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर इसको जो है शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।